हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली बार जो है हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट के बारे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ट्रीटमेंट के बारे में पिछली बार हमने डिस्कस किया था। तो उसमें किस तरीके से डाई को रिमूव करना है, ठीक है, कौन सा उसमें मेटल कौन सा उसमें केमिकल ऐड करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये सब हमने पिछली बार देखा था। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ट्रीटमेंट of electroplating industry। नाउ हमें अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन में मेटल्स होंगे और मेटल्स के आयंस होंगे। ठीक है, जैसे कि CuSO4। ठीक है, तो इस CuSO4 में यहाँ पर क्या होंगे, उसके बाद में यहाँ पर बैटरीज कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये जो रॉड्स होते हैं ये भी मेटल से बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेटल और मेटल का सॉल्यूशन यानी कॉपर के मेटल का आयन होगा और उसका सॉल्यूशन होगा Cu पॉजिटिव और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे और हो सकता है कि ये आयरन रॉड हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेटल जो है सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव दो टर्मिनल होते हैं यहाँ पर। तो ये जो मेटल्स है ये सॉल्यूशन में आते हैं, उसके बाद में ये दूसरे रॉड की तरफ जो दूसरे अपोजिट चार्ज है उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कॉपर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क करता है। तो अगर किसी मेटल का कोटिंग हमें करना है किसी और मेटल पे तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ओब्वियसली इसमें जो भी वेस्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, मेटालिक वेस्ट। मेटालिक वेस्ट। ठीक है, तो कौन से फॉर्म में होगा, आइदर आयनिक फॉर्म में होगा या फिर सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स डिपिंग ऑफ वन मेटल सरफेस इन सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक है, जो अभी हमने देखा। इट इज देन रिंस्ड वेस्टेड। ठीक है, तो इसको हमें ये जो वेस्टेड है इसको हमें कैसे ट्रीट करना है। द रिंजिंग वॉशिंग कॉजेस वेस्ट वाटर्स टू कंटेन वेरियस मेटल्स लाइक ब्रास, कैडमियम, जिंक, सिल्वर। तो कौन से टाइप के मेटल्स इसमें होते हैं, तो ये जो रिंजिंग और वॉशिंग है इसमें ये जो है मेनली जनरली वेस्ट कॉज करता है। तो यहाँ पे कौन से मेटल है, तो मेटल देख लेते हैं। मेटल है यहाँ पर ब्रास। ठीक है, ब्रास है, उसके बाद जिंक, सिल्वर। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स यहाँ पे है। देन दिस मेटल्स कैडमियम, कॉपर, ठीक है, एंड गोल्ड। सो pH ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज लो, अबाउट 3 to 5। तो इसमें गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, सिल्वर भी हो सकता है, इतने सारे मेटल्स इसमें हो सकते हैं। अब मेटल्स इसमें ज़्यादा होने के कारण इसका जो pH है वो लो है, मतलब कि एसिडिक होगा। अब क्योंकि ओब्वियसली यहाँ पर मेटल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो अगर ज़्यादा वहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में अगर मेटल्स वहाँ पर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक pH हो जाएगा, विच इज़ 3 to 5। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा कि अगर 7 से ज़्यादा pH है तो बेसिक होगा, 7 से कम pH है तो एसिडिक होगा। ठीक है, 7 से ज़्यादा pH है तो बेसिक है, कम pH है तो एसिडिक है। तो यहाँ 3 to 5 है तो ये एसिडिक pH होगा। These metals are converted into insoluble form and then coagulated and sedimented। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें हमें, क्लियर कैनवास। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, नो क्लियर कैनवास यहाँ पे मैंने किया है, वो यहाँ पे हमें नहीं करना है। यहाँ पे हमें ये करना है कि ये जो मेटल्स है सारे इनको हमें इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मेटल्स है वो पहले वाटर में यानी कि इसके वेस्ट में सोल्यूबल होंगे। अब इनको अगर इनसोल्यूबल हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करेंगे जो इसको क्या कर दे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये इनसोल्यूबल हो जाएंगे वाटर में और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको कोएगुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोएगुलेशन यानी हम इसमें डालेंगे कोएगुलेंट। ठीक है, जो इसके साथ में बाइंड हो जाएगा और सॉलिड तैयार करेगा। ठीक है, तो ये सॉलिड तैयार होने के बाद ये एक तरीके से क्या होगा, कोएगुलेशन या फिर फ्लोक्युलेशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा।
So pH of this effluent is raised to 8.5 alkaline and a coagulant like. अब coagulant कौन सा इसमें हम ऐड करेंगे FeCl3, ठीक है, आयरन क्लोराइड। तो यहाँ पर हम FeCl3 यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं एज अ coagulant, जो कि यहाँ पर जाके इन मेटल्स को बाइंड कर सकता है, ठीक है, इनके साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, सॉलिड तैयार कर सकता है। उसके बाद में दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पिन फ्लॉक। तो इसे क्या कहा जाता है, पिन फ्लॉक, ठीक है, यानी कि पिन फ्लॉकुलेशन या फ्लॉकुलेंट। तो यहाँ पे पिन फ्लॉक तैयार हो जाएगा। सो इंडिकेटिंग दैट मेटल हैज कन्वर्टेड टू इनसोल्यूबल फॉर्म। तो अगर ये पिन फ्लॉक यहाँ पे तैयार हो गया तो इसका मतलब ये जो मेटल है वो क्या हो गया, इनसोल्यूबल हो गया, ठीक है, मेटल इनसोल्यूबल हो गया। और पीएच हमें यहाँ पर 8.5 के आसपास इसको बनाना होगा ताकि ये क्या हो जाए, अल्कलाइन हो जाए, ठीक है। उसके बाद में ये जो सारा है इसको हम मिक्स जोन में ऐड कर देंगे। मिक्स जोन में हमें यहाँ पे इसको भेजना है, वेयर फॉर्मेशन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, जहाँ पर लार्जर पार्टिकल्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। कोएगुलेंट ऐड होने के बाद में लार्जर पार्टिकल्स यहाँ पे तैयार हो जाएंगे मिक्स जोन में, ठीक है। तो कौन सा जोन है वो, मिक्स जोन। उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, लार्जर पार्टिकल्स फॉर्म होने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका स्क्रीनिंग कहाँ करेंगे, क्लैरिफायर में, ठीक है, क्लैरिफायर में हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, स्क्रीनिंग कर देंगे। उसके बाद विच हैज इंक्लाइंड प्लेट्स फैसिलिटेटिंग लार्ज पार्टिकल्स एंट्री इनटू द डाउनवर्ड स्लज चेम्बर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से इंक्लाइंड यानी कि थोड़ा टेढ़ा प्लेट होगा, तो ये जो लार्ज पार्टिकल्स है इसको ये चेम्बर में क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। लार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लैरिफायर वेस्ट इज पीरियोडिकली रिमूव, ठीक है। तो फिर से इसको पीरियोडिकली 2-3 साइकिल में वापस से इस वाटर को यहाँ पे डालेंगे, फिर से रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक इफ्लुएंट क्या करना है, कलेक्ट करना है क्लैरिफायर से प्रोसेस करके, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लैरिफायर। तो ये इंक्लाइंड प्लेट होगा, ठीक है, इसके ऊपर हमें अपना डालना है जो भी इफ्लुएंट है, जिसमें क्या बन चुका है, पिन फ्लॉक। तो ये जो पिन फ्लॉक है यहाँ पे डालेंगे, तो जो भी लार्ज पार्टिकल्स तैयार होंगे वो यहाँ पे इंक्लाइंड आके और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। नाउ क्लैरिफायर वेस्ट जो है पीरियोडिकली रिमूव करेंगे। दिस स्लज इज डिवॉटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग इट इन अ फिल्टर प्रेस एंड कन्वर्टेड इनटू स्लज केक्स फॉर डिस्पोजल, ठीक है। तो ये जो सारे लार्ज पार्टिकल्स है इनका स्लज केक बनाएंगे। ऑब्वियसली केक क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाएगा, केक जैसा इसका टेक्सचर बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें ट्रीटमेंट है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ट्रीटमेंट अगर आता है तो आपको मेरे हिसाब से उसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, अदरवाइज ये क्या है, इजी है। तो जैसे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि पहले इसका पीएच होगा 3 to 5, बाद में उसको हमें क्या बनाना है, 8.5, ठीक है, इन शॉर्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें मेटल्स रिमूव करना है, ठीक है। इसका जो मेन होगा वो मेटल्स होगा। तो जो मेटल है उसमें कौन से होंगे, जिंक, ठीक है, कैडमियम, गोल्ड, ये सारे मेटल्स होंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि ये सारे क्या है, मेटल्स है। उसके बाद में हमें इसमें और क्या क्या याद रखना है कि जो कोएगुलेंट हम इसमें ऐड करेंगे, जो कोएगुलेंट, ठीक है, जो कोएगुलेंट हम इसमें ऐड करेंगे वो कौन सा होगा, हमारा FeCl3, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या याद रखना है इसमें कि जो फॉर्मेशन होगा, जो इसका फ्लॉकुलेशन होता है, ठीक है, कोएगुलेंट डालने के बाद जो फ्लॉकुलेंट बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, पिन फ्लॉक, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लैरिफायर में डालेंगे। क्लैरिफायर में डालने के बाद हमें पता है इसमें क्या होगा, एक इंक्लाइंड प्लेट होगा, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेट, जिसमें जो भी लार्ज पार्टिकल फॉर्म हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव। तो फिर उसके बाद में इसका जो भी फिल्टर प्रोसेस है, उसके बाद स्लज केक बचेगा जिसको हमें क्या करना है, डिस्पोज, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, इसको आपको याद रखना है और अगर एग्जाम में आता है तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ टैनरी इफ्लुएंट। थर्ड इंडस्ट्री है हमारा टैनरी इंडस्ट्री। टैनरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे चमड़े के जूते सब बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे लेदर का काम होता है।
तो ये टैनरी इंडस्ट्री में किस तरीके के वेस्ट निकलेंगे। सो टैनरी बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है क्योंकि हमारे हिस्ट्रीज में भी लेदर का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। तो उसके शूज, उसके बूट्स, ठीक है, उसके चप्पल, सैंडल्स, ये सब पहले से ही बनते थे। तो ऑब्वियसली दिस इज एन ओल्ड इंडस्ट्री, ठीक है, ओल्ड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे जो कुछ ट्रीटमेंट के स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसमें करना है मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सो द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज मैकेनिकल ट्रीटमेंट। तो इस मैकेनिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, लार्जर सॉलिड्स आर स्क्रीन फर्स्ट, ठीक है, ग्रीसेस ऑयल इज रिमूव एंड देन ग्रेविटी सेटलमेंट, आफ्टर दिस कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन इज डन। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट ए विच इज मैकेनिकल ट्रीटमेंट। बहुत इजी है, इसको शॉर्ट में याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, लार्जर सॉलिड्स, ठीक है, ऑयल्स और ग्रीसेस, ये सब रिमूव कर दो, ठीक है। लार्जर सॉलिड्स, ऑयल्स और ग्रीसेस पहले रिमूव कर दो। उसके बाद में क्या करना है, इसका ग्रेविटी सेटलमेंट। ग्रेविटी सेटलमेंट यानी पता है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके, ग्रेविटी का इस्तेमाल करके जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनको रिमूव कर दो। उसके बाद जो भी कोएगुलेशन करना है यानी कि कोएगुलेंट ऐड करना है, ठीक है। कोएगुलेंट ऐड होगा, लार्जर पार्टिकल्स बनेंगे और फिर क्या बन जाएगा, फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। तो इतना हमें करना है मैकेनिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। लार्जर सॉलिड रिमूव कर दो, ऑयल्स रिमूव कर दो, ग्रीसेस रिमूव कर दो, ग्रेविटी सेटलमेंट कर दो, कोएगुलेशन है तो कोएगुलेंट ऐड कर दो और फ्लोकुलेशन बना दो, ठीक है। 4 से 5 दिन अगर कोएगुलेंट ऐड करके अगर किसी भी इफ्लुएंट में हम रखेंगे तो उसका क्या बन जाता है, फ्लोकुलेंट, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है टैनरी इंडस्ट्री की अभी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। तो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट में क्या करना है हमें, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट में flow segregation is adapted especially for sulfide and chrome containing liquors. Sulfides are removed by means of precipitation with iron, 2 salts and aeration. तो यहाँ पे बोला है फ्लो सिग्रीगेशन इज एडेप्टेड, यानी कि क्या होगा, एक लंबे डिस्टेंस पे, ठीक है, इस लिक्विड को हम क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे, ठीक है। फ्लो करवाने से इसमें से जो भी सल्फाइड है ये हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सल्फाइड आयंस जनरली क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो इनको रिमूव करने का और एक तरीका है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, आयरन 2 यानी कि Fe। तो Fe2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मेटल 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जनरली इसका 3D4s, ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में 5 ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर ये 2 पॉजिटिव स्टेट में है, ठीक है, 2 पॉजिटिव स्टेट में है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके होंगे, ठीक है, यानी 4s में इसके कितने होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आयरन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें इसमें ऐड करना होगा। तो ये क्या करेगा, सल्फाइड्स को रिमूव करेगा, क्योंकि सल्फाइड्स आर लिगैंड्स। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा इसके साथ में और उसके बाद में ये बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस करना है सेडिमेंटेशन। तो आयरन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और साथ में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन भी होगा। उसके बाद सी है केमिकल कोएगुलेशन। ठीक है। तो केमिकल कोएगुलेशन में हमें क्या करना है, सो कोएगुलेंट्स लाइक, अब यहाँ पे कौन से कोएगुलेंट हमें ऐड करने हैं वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो कोएगुलेंट्स लाइक FeCl3, FeSO4, ठीक है, आयरन ही डालना है ताकि वो उसका प्रेसिपिटेट कर दे और कोएगुलेंट बना दे, ठीक है। तो ये 2 हमें कोएगुलेंट यहाँ पर यूज करने हैं। उसके बाद क्रोमियम सल्फाइड कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर कलर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कलर हमें रिमूव करना है इसके अंदर से तो हम क्या यूज करेंगे, क्रोमियम सल्फाइड।
तो 2 चीज़ें इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो टैनरी इंडस्ट्री में मैकेनिकल ट्रीटमेंट करना है, ऑयल ग्रीसेस ये सब रिमूव कर दो। उसके बाद उसका कोआगुलेशन और फिल्टर और फ्लोकुलेशन बनाओ। तो कोआगुलेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कोआगुलेशन बनाने के लिए कोआगुलेंट ऐड करना पड़ेगा FeCl3 और FeSO4, और जो क्रोमियम सल्फाइड है वो किसके लिए ऐड करेंगे, ताकि कलर को हम क्या कर सके, रिमूव कर सके, ठीक है। उसके बाद में सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है, ग्रेविटी सेटलमेंट हो गया, केमिकल कोआगुलेशन हो गया। उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लास्ट ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्योंकि इसमें कुछ कुछ होंगे जो कि बायोलॉजिकल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें यूज किए जाएंगे। सो ट्रिकलिंग फिल्टर का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी यूज टू रिड्यूस इट्स BOD यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करने के लिए जो है बाय 90% जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिकलिंग फिल्टर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ठीक है, हमने देखे थे, और वो लेयर्स में से वाटर पास होने के बाद में एक बायोलॉजिकल फिल्म बनाता है। उस बायोलॉजिकल फिल्म से ये वाटर क्या होता है, प्यूरिफाई। तो ये यहाँ पर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को 90% करता है, ठीक है। उसके बाद में अनएरोबिक फिल्टर भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होगा, यहाँ पर अनएरोबिक डाइजेशन होगा, ठीक है। फाइनली एरेटेड लगून्स इम्प्लीमेंटेड। एरेटेड लगून्स भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक चार्ट है, वो चार्ट देख लेते हैं। कैनरी इंडस्ट्री के लिए, कैनरी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले लेना होगा रॉ वेस्ट वाटर। वेल जितनी भी गर्ल्स है उनके लिए मैं तो बोलूँगी कि जैसे हम कुकिंग वीडियोस देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, तो उसी तरीके से इसको ध्यान में रखना है कि हमें क्या क्या लेना होगा। जैसे कि अगर हमें केक बनाना है तो हम क्या बोलते हैं कि सूजी लेना होगा, ठीक है, मैदा लेना होगा, उसमें चॉकलेट लेना होगा, तो ये सब इतना लेना होगा इतने अमाउंट में, तो हम फट से याद हो जाता है। तो उसी तरीके से आप इसके भी याद रख सकते हो इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले लेना है रॉ वेस्ट वाटर, ठीक है। उसके बाद में जो कुकिंग करते हैं उनके लिए इजी है याद रखना, और अदरवाइज भी इजी है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ले लो, ठीक है। उसके बाद उसको स्क्रीन कर दो। स्क्रीन करने के बाद में लिक्विड जो भी है स्लज, ठीक है, उसको ड्राइंग बेड पे रखना है, ठीक है, उसको थोड़ा सा सुखाना है, ड्राइंग बेड पे रखना है। उसके बाद उसको डालना है अनएरोबिक, ठीक है, लगून, यानी कि पॉन्ड के जैसा होता है ये, अनएरोबिक लगून में रखना है 10 डेज के लिए। उसके बाद एरिएटेड लगून में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, लगून्स फॉर 6 डेज। अच्छा खासा फ्लोकुलेंट तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हमें इफ्लुएंट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी हमारा टैनरी इंडस्ट्री है उसके लिए। उसके बाद डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री है। देन डेयरी इंडस्ट्री के बाद में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है। 3 इंडस्ट्री हमें और डिस्कस करना है। देन उसके बाद स्लज ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और देन हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।